अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एसन साइंस एकेडमी में मैं एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ नफीसा। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल में माइटोसिस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज सेल साइकिल क्या होते हैं। ठीक है, सेल का मतलब साइकिल, इनके सेल का जितना भी प्रोसेस होता है, सेल की साइकिल चलता है वो क्या होता है। हमारे पास जो सेल होता है, ठीक है, उसने डिवाइड करना होता है, एक सेल से दो, दो से चार, ऐसे हमारी बॉडी में प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑल द चेंजेस दैट टेक प्लेस फ्रॉम बिगनिंग ऑफ सेल डिवीजन टिल कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन। इनके सेल ने जब डिवाइड करना है उसके अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं अनटिल के सेल डिवाइड हो जाता है, वो चेंजेस कंप्लीट हो जाते हैं। जब वो चेंजेस कंप्लीट होते हैं उसके बाद सेल डिवाइड करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। अब ये है कि हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होती क्यों है, सेल क्यों डिवाइड करता है। हम लोग जानते हैं हमारी जो बॉडी है, लिविंग थिंग्स हैं, यकीनन उन्हें ग्रोथ की ज़रूरत होती है, उन्हें ग्रो करना आता है, तो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि सेल डिवाइड हो। ठीक है, अब कॉन्टीन्यूसली जब जैसे सेल डिवाइड करता रहता है वैसे हमारी बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, अब सेल साइकिल की बेसिकली दो फेजेस होती हैं, एक होती है इंटरफेस और दूसरी होती है डिवीजन फेज़। इंटरफेस को हम लोग कहते हैं रेस्टिंग फेज़ भी। इसमें सेल डिवाइड नहीं करता लेकिन अपने आप को खुद को डिवीजन के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करता है। ठीक है, इसमें इसको हम लोग रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। सेल नॉट डिवाइड प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीजन। इसमें सेल तैयारी अपनी करता है कि उसने कैसे डिवाइड करना है, क्या क्या डिवीजन के लिए तैयारियाँ ज़रूरी हैं, इसमें इंटरफेस में वो होती हैं। दूसरी होती है डिवीजन फेज़। डिवीजन फेज़ में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। हम लोग को ये पता है माइटोसिस जो होते हैं वो हमारे सोमेटिक सेल्स में होती है, इनके बॉडी के सेल्स होते हैं। मियोसिस हमारे जर्म सेल्स में होती है जो सोमेटिक सेल्स के अलावा होते हैं। ठीक है, अब उसने कहा ह्यूमन एवरी सेल डिवीजन सेल साइकिल 24 आवर्स। हमारी बॉडी जो होती है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसमें सेल साइकिल 24 आवर में कंप्लीट होते हैं। इनके 24 घंटों में एक सेल डिवाइड हो जाता है, अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग इंटरफेस को डिटेल में देखें, इंटरफेस की आगे तीन फेजेज़ हैं मज़ीद, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। इंटरफेस में जब सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डीएन के लिए, तो ये जो तीन फेजेस हैं इसमें क्या क्या साइंसेस होता है, किस चीज़ की ग्रोथ होती है, क्या क्या डबल होता है, वो हम लोग बात करेंगे। G1 फेज़ में सेल ग्रो इन साइज़, इनके सेल का साइज़ होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। इंजाइम्स एंड साइज, इंजाइम जितने भी ज़रूरी होते हैं सेल के डिवीजन के लिए वो प्रिपेयर करते हैं। और ये जो G1 फेज़ होते हैं वो तकरीबन 9 घंटों की होती है। नेक्स्ट जो फेज़ है वो है एस फेज़। इसमें क्या होता है, इसमें इसे हम साइंसिस फेज़ भी कहते हैं, एस फेज़ को। इसमें डीएनए सिंथेसाइज होता है, डीएनए बनता है, क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं इनके। अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर हाफ हैं तो अब वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो होती है एस फेज़ है वो 10 आवर में होती है, इनके 10 घंटे लगते हैं एस फेज़ को कंप्लीट होने में। नेक्स्ट जो फेज़ होती है वो होती है G2 फेज़। ठीक है, इसमें प्रिपेयर सेल फॉर डिवीजन। इसमें सेल जो होता है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुका होता है। अब इस फेज़ के बाद सेल ने डिवाइड करना है। एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट, इसमें एनर्जी स्टोर होती है, क्रोमोसोम ने कैसे मूव करना है वो उसके लिए सेल के लिए ज़रूरी है, और ये 4.5 आवर का होता है। इसमें G1 फेज़ की अपनी टाइमिंग होती है, ये 9 आवर में होती है। एस फेज़ 10 आवर में होती है और G2 फेज़ 4.5 आवर में होते हैं। और वो सारी रिवीजन्स वगैरह को, सारी फेजेस को मिला के 24 आवर में एक सेल जो होता है वो अपने सेल साइकिल कंप्लीट कर लेता है। अब हम लोग बात करें माइटोसिस, इनके डिवीजन फेज़ की। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग माइटोसिस को डिस्कस कर रहे हैं। माइटोसिस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल एज दैट इन पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर होंगे उतने ही डॉटर सेल में होंगे। इनके जब एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड करेगा, उसके बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसके अंदर ही उतने ही क्रोमोसोम नंबर होंगे जितने पेरेंट सेल में मौजूद थे। आगे हम लोग देखेंगे कैसे जितने पेरेंट सेल में थे डॉटर सेल में कितने आते हैं, वो जब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके बाद, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो सेम नंबर रहते हैं डॉटर सेल के अंदर। ठीक है, अब माइटोसिस में दो फेजेस होती हैं, एक होती है कारियोकाइनेसिस, एक होती है साइटोकाइनेसिस। कारियोकाइनेसिस होती है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस का डिवाइड करना। साइटोकाइनेसिस होती है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। उसने सेल डिवाइड करा है, यकीनन उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करेगा, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद है वो भी डिवाइड करेगा। एक सेल ने दो सेल में डिवाइड होना है तो यकीनन इसका साइटोप्लाज्म में डिवाइड करना है, उसने न्यूक्लियस ने भी डिवाइड करना है। अब कारियोकाइनेसिस में आगे मज़ीद फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज।
प्रोफेज में क्या होता है, सेल कैसे डिवीजन के लिए खुद को करता है, वो हम लोग बात करेंगे। मेटाफेज में क्या आता है, एनाफेज और टीलोफेज में आगे मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चेंजेस आती हैं। प्रोफेज में सेल कैसा होता है, अर्ली प्रोफेज में कैसा होता है, लेट में कैसा होता है, उसके बाद मेटाफेज में कैसा होता है, एनाफेज टीलोफेज। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंटरफेस की। चूँकि सेल ने डिवाइड करना है तो उसे सबसे पहले इंटरफेस से गुजरना ज़रूरी है। जो जो चेंज आने हैं, सेल प्रॉपर इस फॉर्म में मौजूद होता है जब वो डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, ये सेल है पूरे का पूरा। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये जो मौजूद है ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो है ये इसके इर्द गिर्द मौजूद ये सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, अब उसने कहा ये जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल है, इसने आगे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाने, इन्हें हम लोग क्रोमोसोम यहाँ पे नहीं कहेंगे, ये क्या होते हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये इंटरफेज है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोफेज की, ये अर्ली प्रोफेज है। ठीक है, ये लेट प्रोफेज बाद में आएगी, फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे अर्ली प्रोफेज के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सेल है। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, उसके बाद ये जो क्रोमेटिन मटेरियल था ये वाला इंटरफेस के अंदर ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देगा। ये जो हैं ये हमारे पास क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल ने कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाने शुरू कर दी, इधर क्रोमोसोम बन गए। अब ये जो है सेंट्रियोल, यहाँ पे एक सेंट्रियोल मौजूद था। यकीनन एक सेल ने जब दो में डिवाइड होना है तो सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेट होना ज़रूरी है, इसमें सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट होंगे। एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल्स बनेंगे। ठीक है, अब इनके जब दो सेंट्रियोल्स बन जाते हैं उसके बाद ये जो होते हैं ये एस्टर जो होती हैं ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये सेंट्रियोल से निकलते हैं, ये निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग लेट प्रोफेज की बात करें, आगे आ जाती है बात लेट प्रोफेज की। ठीक है, अब उसने कहा ये लेट प्रोफेज है, इसमें क्या होता है, इसमें और इसमें चेंज किया। अब इसने कहा इसमें ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकली थी इसमें सेंट्रियोल्स के इर्द गिर्द से, अब इससे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी निकलना शुरू हो जाएंगी, ये देखें। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। ये अगर हम लोग इंटरफेस में बात करें तो ये कम्प्लीटली मौजूद थी, हम लोगों ने देखा था वो सही वाली मौजूद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सेल आगे डिवीजन की तरफ बढ़ता है तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती है और जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये प्रॉपर क्रोमोसोम बन जाती है। ये देखें हम लोगों ने इधर अर्ली प्रोफेज में देखा और अगले लेट प्रोफेज में भी देखें ये क्रोमोसोम प्रॉपर बन गए हुए हैं। ठीक है, अब उसने कहा इसके इर्द गिर्द ये सेंट्रियोल्स के इर्द गिर्द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल के साथ कनेक्टेड होते हैं। आगे हम मेटाफेज में देखें, मेटाफेज का ये होता है कि मेटाफेज की ये बात है कि इसमें ना इक्वेटोरियल प्लेट यानी कि मेटाफेज प्लेट बन जाते हैं। ये देखिए ये सेंटर, ये जो क्रोमोसोम है ये एक प्लेट की फॉर्म में सेंटर में अलाइन हो जाते हैं सेल के अंदर, तो इसे हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसने क्या एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, पोलर हैं, इसके बाद काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स। काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स वो हैं जो वह सेंट्रियोल से निकल के आगे क्रोमोसोम के इधर दरमियान में, ठीक है, इसमें काइनेटिक और प्रोटीन मौजूद होते हैं, उसके साथ जाके मिलते हैं, वहाँ अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के साथ। इसे हम काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तीन किस्म की माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं सेल के अंदर, जब डिवीजन उसने करनी होती है तो तीन टाइप की सेंट्रियोल से निकलती हैं, एक होती हैं एस्ट्रल, एक दूसरी होती हैं पोलर और तीसरी होती है काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स। एस्ट्रल जो होती हैं वो वैसे ही निकलती है, सेंट्रियोल से किसी के साथ अटैच नहीं होती। जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो एक सेंट्रियोल से निकल के दूसरे सेंट्रियोल के साथ अटैच होती हैं। जो काइनेटिक और होती हैं वो सेंट्रियोल से निकल के क्रोमोसोम के अंदर काइनेटिक और प्रोटीन होते हैं उसके साथ जाके अटैच होती हैं, इनकी क्रोमोसोम के साथ आके अटैच होती हैं। अर्ली एनाफेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो होती है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या करती हैं, क्रोमोसोम को अपने पोल्स की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ खींचना शुरू कर देती हैं। ये जो इस साइड पे थे वो इस साइड की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे, इनको खींचेंगे अपने अपोजिट पोल्स की तरफ और हाफ उस साइड पे चले जाएंगे, हाफ इस साइड पे चले जाएंगे। तो ये था अर्ली एनाफेज में। लेट एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, सेल कुछ इस शेप में आ जाता है, क्लीवेज फरो बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। अर्ली एनाफेज में ये होता है कि क्लीवेज फरो नहीं बनती, लेट एनाफेज में क्लीवेज फरो बनना शुरू हो जाती है और वैसे ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आगे टीलोफेज में क्या होता है, इसमें सेल तकरीबन कह लें डिवाइड होने की स्टेज पे है, अब इसने इसके बाद डिवाइड ही होना है। अब इसमें वैसे ही टीलोफेज में हम लोग बात करें सेम जैसे हम लोगों ने इंटरफेज में देखा था, कुछ कुछ उस हालत में सेल आना शुरू हो गया।
क्योंकि इसके बाद जब 2 डाटर सेल बनने हैं तो उसने सेम ऐसा पेरेंट सेल की तरफ अंदर आ जाना है जैसे वो थे। इस सेल को हम लोग कहेंगे पेरेंट सेल। ये जो सेल डिवाइड कर रहा है इससे हम कहते हैं पेरेंट सेल। आगे ये जो बनते हैं इसे हम डाटर सेल्स कहते हैं। ये देखें, इसमें एक सेंट्रियोल्स ने डुप्लीकेट किया था इधर अर्ली प्रोफेज के अंदर, तो एक सेंट्रियोल इस सेल की तरफ चला जाएगा, दूसरा सेंट्रियोल इस सेल की तरफ चला जाएगा। और वैसे ही इसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये भी डिकंडेंस शुरू हो जाएंगे, वो क्रोमेटिन मटेरियल बन जाएगा। क्रोमोसोम नहीं रहेंगे प्रॉपर शेप में। अब एक सेंट्रियोल इधर है, एक दूसरा सेंट्रियोल इधर है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी बनना शुरू हो गया। पहले इधर डिसअपियर हो गई थी, अगर हम लोग एनाफेज में देखें, मेटाफेज में देखें तो डिसअपियर हो गई थी प्रोफेज के अंदर। अब ये टेलोफेज के अंदर फिर से बनना शुरू हो जाएगी सेल्स के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद सेल 2 डाटर सेल में डिवाइड करेगा। अब हम लोग यहाँ देखें, ये जो डाटर सेल है ये है, और ये ऐसा जैसे इंटरफेस के अंदर पेरेंट सेल है वैसे ही ये डाटर सेल। अगर इसमें देखें, इसमें भी एक सेंट्रियोल मौजूद है, क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम्स नहीं है, न्यूक्लियोलस है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर बन गई हुई है इसके अंदर। इसके बाद अगर जब ये सेल डिवाइड करेगा तो सेम जैसे ये प्रोसेस है इस प्रोसेस से गुजरेगा, वैसे डिवाइड करेगा, आगे 2 सेल बनाएगा, ठीक है। ऐसे ये 2 डाटर सेल बनेंगे और ये प्रॉपर सेल डिवीजन है। यहाँ पे आके करियोकाइनेसिस शुरू हो जाती है। यहाँ तक न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और आगे करियोकाइनेसिस इनके साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। यहाँ पे आगे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन यहाँ कंप्लीट हो जाती है, यहाँ से साइटोकाइनेसिस इनके साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, और एट द एंड क्या करते हैं, पेरेंट सेल 2 डाटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक सेल साइकिल का जो कि माइटोसिस की फ़ेज़ है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो SN अकेडमी का लेक्चर होगा वो जल्दी अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।